जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज के सभी प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कालीबंगा। देखिए, आज के 100 प्रश्न को अटेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं। क्वेश्चन सुनने के बाद आप अपना आंसर पहले कीजिए, उसके बाद आंसर सुनिए, ठीक है। और देखिए, हम 100 प्रश्न तो देखेंगे, लेकिन 100 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 300 प्रश्न हम देख लेंगे। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, कालीबंगा आपसे प्रश्न बनता है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आप याद रखेंगे राजस्थान। और कालीबंगा से कुछ और भी मिला है, क्या है? शल्य चिकित्सा और अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये हो गया कालीबंगा। उसके बाद दोस्तों, लोथल से एक प्रश्न बनेगा कि लोथल किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, गुजरात से। आपसे प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड, जिसको सिंपल शब्द में बंदरगाह कहते हैं, कहाँ पे स्थित था? तो दोस्तों, लोथल में। आपसे प्रश्न बनता है दो मुहा राक्षस वाले मुहर का साक्ष्य, तो दोस्तों नाम याद रखेंगे, लोथल। आपसे प्रश्न बनता है मम्मी का मॉडल, वो भी कहाँ पे मिला है? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से, ठीक है। और लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। तो ये से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। धौलावीरा की विशेषता की बात करें तो ये आपके गुजरात के जो भरूच वाला क्षेत्र है, वहां पे स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अब यहां से प्रश्न दो बन गए। एक तो ये कहां से संबंधित है? गुजरात के कच्छ भरूच क्षेत्र से। उसके बाद यहाँ पे क्या मिला है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बेहतर जो जल निकाय सिस्टम था, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वो सबसे बढ़िया मिला है कहाँ से? धौलावीरा से, ठीक है। तो जल प्रबंधन की सबसे बेहतर प्रणाली धौलावीरा आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। उसके बाद बनावली की बात करें तो यहाँ पे सबसे बेकार जल प्रबंधन की सबसे बेकार प्रणाली मिली थी। और यहाँ की विशेषता क्या था? तो दोस्तों, यहाँ पे टेराकोटा के हल मिले हैं। यही प्रश्न आपसे बनता है। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, हरियाणा में। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। और यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा सारे कंटेंट से। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पहले स्वयं पढ़िए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अंबिका चरण मजूमदार जी ने, ठीक है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध समझौता है। यहाँ पे देखिए, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना इन्होंने ही करी थी। उसके बाद आपसे प्रश्न बनता है, जो पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, उसमें तीसरा व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, दो व्यक्ति कौन कौन थे? महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनके अलावा कौन था? मदन मोहन मालवीय। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एनी बेसेंट के बारे में क्या प्रश्न बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, एनी बेसेंट। आपसे प्रश्न बनता है, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर किसने होम रूल लीग को आगे बढ़ाया था? तो होम रूल लीग को बढ़ाया था आगे एनी बेसेंट जी ने, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम आगे जान लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सारी कंटेंट से। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। और आपसे प्रश्न बनेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था? तो दोस्तों, लिप्टन लाया था, ठीक है। आपसे प्रश्न बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रभाव में कौन सा अखबार रातों रात हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया? तो दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका नाम का एक अखबार था, जो पहले किस में आता था? हिंदी में, लोकल भाषा में। लेकिन अंग्रेजों ने ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसके अंतर्गत जो देसी भाषा में छपने वाले अखबारों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। उसके बाद रातों रात जो अमृत बाजार पत्रिका है, वो दूसरे दिन इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आने लगी, ठीक है। तो इसके बारे में प्रश्न बनता है, आप याद रखिएगा। जो आप अभी टेस्ट लगा रहे हैं दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यहां तक कि यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं तो भी आपको यहां से मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये सेशन आपके पूरा 0 to हीरो बनाने के लिए पर्याप्त है। हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें
एक्सप्लेन किए जाएंगे। क्वेश्चन का स्तर आपके एग्जाम का है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसमें यूपीएससी लेवल तक का है, ठीक है। और इसमें सभी फैक्ट आपके ना हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इस अमेंडमेंट को। यहाँ पे समाजवादी के साथ साथ और कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे और इनका क्रम भी यही है, तो याद रखिएगा। उसके बाद से आपसे प्रश्न बनता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं? तो दोस्तों एकमात्र संशोधन हुआ है। अभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में सेम प्रश्न बना हुआ था, ठीक है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, लेकिन उच्च न्यायालय में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 226 आता है सामने, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 इसमें प्रावधान करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ कितने अन्य सदस्य सम्मिलित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, 6 सदस्य सम्मिलित थे। याद रखिएगा, आपसे ये भी प्रश्न बनता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड तो बाबा भीमराव अंबेडकर थे। भारत के संविधान में निवारक निरोध की बात करें, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें, ये किस सूची का विषय है? तो किस लिस्ट का विषय है बताएं आप? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, समवर्ती सूचिका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, किस शासक ने इसकी स्थापना करी थी? किसने बनवाया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम ने, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अगर केरल की बात करें तो दोस्तों कथकली, तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है। और अपने उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्यासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। सिजदा और पैबोस किसने स्टार्ट किया था? कमेंट करके बताएंगे। अष्टप्रधान परिषद किसके प्रशासन का हिस्सा था? देखिए ये मैंने टेस्ट 12 में कराई थी क्वेश्चन, और फिर से रिवीजन के रूप में आप इसको देख लीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शिवाजी ने, ठीक है। तो शिवाजी के परिषद प्रशासन में अष्टप्रधान व्यवस्था थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी है करेक्ट है, अनुच्छेद 44 ग्राम जो ग्राम स्तर पे लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, या फिर ग्रामीण व्यवस्था के संगठन से संबंधित या ग्रामीण संगठन से संबंधित अनुच्छेद है वो 40 है। कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो याद रखेंगे। अनुच्छेद 48 में जैसे मान लीजिए कि अगर खेती बाड़ी होती है उसको आधुनिक तरीके से, जो पशुपालन में दुधारू पशु हैं उनके संरक्षण की बात अनुच्छेद 48 करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाली और संबंध के बारे में अनुच्छेद 51 बात करता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। सत्य शोधक समाज की बात हो रही है कि स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले जी ने, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, शंकराचार्य जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? दोस्तों कमेंट करके आंसर करें। तो ऑप्शन बी, लैंड रेवेन्यू जो भू राजस्व था, ठीक है, उसके जैसे जो अंग्रेजों ने अप्लाई किया था ना अधिक से अधिक लैंड रेवेन्यू, उसके अगेंस्ट था खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था? 1918 में, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है,
भारत की जो मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट किस शहर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों एक ही प्रश्न में कई प्रश्न आपको मिल गया है। यहाँ पे जब मिर्जापुर आपको देखे तो मिर्जापुर आप ट्रिक कर लेंगे, और नैनी देखिए तो नैनी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न बनता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है किस किस प्रदेश से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्कन ट्रैप के निर्माण में किस प्रकार के चट्टान प्रमुख हैं? तो दोस्तों बताइए, ये तो यूपीएससी लेवल का प्रश्न है और पूछा भी गया था हिस्ट्री फॉर्म में। तो दोस्तों ये बेसाल्ट से निर्मित है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दक्कन ट्रैप की बात होगी तो। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कौन सा दर्रा पास श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है आपका जोजिला, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला है। सिपकिला दर्रा किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि सिपकिला दर्रा दोस्तों इसमें सतलज नदी ना क्या करती है, प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, इस दर्रे का प्रयोग करके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है, ओजोन परत के बारे में, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों ये समताप मंडल में पाई जाती है। मौसम संबंधित घटनाएं यानी बिजली, बारिश, ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। सबसे सघन मंडल क्षोभ मंडल है। मध्य मंडल में दोस्तों लुक गिरने की घटना घटित होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका ग्रीन हाउस गैस जो है उनके उत्सर्जन को कम करना और क्लाइमेट चेंज को रोकना। तो ये आपसे पूछा जाता है, जैव विविधता से संबंधित, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल या समझौता है? कमेंट करके बताएंगे। ओजोन क्षरण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके बताएं क्योंकि मैंने सारी बातें बता रखी है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है? इसका भी आंसर मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में बताया था, केरल में। ठीक है, और दूसरा सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन है? वो है डोडा बेट्टा, नीलगिरी पर्वत पे देखने को मिलता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है कहाँ स्थित है? बताइए, मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। तो दोस्तों ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, किधर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखें क्या है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट किसका है? तो दोस्तों कौन से राज्य का है सबसे कम? तो यहाँ पे आपको पता है, जहाँ पे सबसे अधिक आईएएस बन के निकलते हैं वहीं की लिटरेसी रेट सबसे कम है, बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इन्वायरमेंट से, जो इकोसिस्टम शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बताइए, आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। एजी टांसले इनका नाम है, याद रखिएगा, एजी टांसले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न है या इन्वायरमेंट का भी। अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों क्या पड़ता है, इसमें होता क्या है, अपने वहां सूखे की स्थिति बन जाती है, और जब ला नीनो का प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों अपने वहां मतलब आवश्यकता से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों स्थितियों के बारे में। देखिए डिटेल मैंने क्लास करा रखी है इसके ऊपर। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों कौन सा प्रयाग है जहां मिलती हैं? ऑप्शन सी, पीसीएस 2023 का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार 943 है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न अपने सेशन में मैं कराता रहता हूं क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक किसका है? केरल का है 1084, सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। उत्तर प्रदेश का कितना है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है,
ये किस राज्य में स्थित है, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व या फिर सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों हमने 15 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 30 नहीं, आप मान के चलिए लगभग 60-70 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत में जो जीएसटी है, किस समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वह एक अप्रत्यक्ष कर है। मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने हानि बताई थी, अब लाभ बताइए। तो दोस्तों जो ऋण लेता है उसको सबसे अधिक लाभ होता है, और सबसे अधिक हानि किसका होता है, जो ऋण देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। महंगाई का मतलब क्या है दोस्तों, चीजें महंगी हो जाती हैं और जो हमारा रुपए का कीमत है या फिर मुद्रा की कीमत है गिर जाती है। विमुद्रीकरण की बात करें 2016 के समय, इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2024 में हुआ था, भर भर के प्रश्न यहां से पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उर्जित पटेल जी, ठीक है। भारतीय कृषि में जो पीली क्रांति है किससे संबंधित है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिलहन से। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड से। वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं। फल उत्पादन और दाल उत्पादन किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1982 में, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन को भी आपने देख लिया। नाबार्ड किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर और उसके सह क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है। उसके बाद है गोल्डन हैंडशेक, ठीक है। योजना किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। भारत में जो नीली क्रांति है इसके जनक कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों नीली क्रांति की बात है जो मछलियों से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है हीरालाल चौधरी, ठीक है। और कृषि क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। दूध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। सैम पित्रोदा का संबंध किससे है, कमेंट कीजिए। जो गिफिन वस्तुएं हैं के मामले में मांग लोच कैसी होती है। तो दोस्तों गिफिन वस्तुओं के बारे में प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धनात्मक। याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों, धनात्मक। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको अब नहीं समझ में आ रहा हो, गिफिन गुड्स होता क्या है। अब गिफिन गुड्स थोड़ा समझिएगा, इनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 रुपए का आलू खाते हैं, ठीक है, और 50 रुपए का मीट मांस खाते हैं, राइट। अब क्या है कि अचानक से आलू की कीमत में 15 रुपए की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो अब आप मांस तो खा नहीं सकते, ठीक है। तो मांस खाने के जगह पे या फिर कुछ पनीर या फिर और भी कुछ बेहतर चीज खाने के जगह पे अब आप आलू जो 10 रुपए से 15 रुपया महंगा हुआ है उसकी मात्रा अधिक से अधिक खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये महंगी होती जा रही है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं गिफिन गुड्स, ठीक है। तो चीजें आप समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके डिफिनीशन में ये आता है कि वे आवश्यक या वे बेकार की वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनकी खपत कम करने के बजाय ज्यादा खरीदने लगे। अब देखिए आप समझ चुके हैं गिफिन गुड्स होता क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब वैसे ही अगर मैं आपको 2016-17 की बात बताऊं तो उस टाइम पे एक फेक न्यूज आई थी कि नमक की कीमत महंगी होने वाली है, ठीक है। तो लोगों ने 20-20, 30-30 पैकेट खरीद के एडवांस में रखना स्टार्ट कर दिया था उस समय पे, उसी को आप गिफिन गुड्स कह सकते हैं, राइट। तो इस चीज से आप खुद को जोड़ के देखिए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वर्तमान में कौन सा देश है। न्यूज में है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो बताइए। राइट आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, अमेरिका, ठीक है। तो याद रखिएगा। और खनिज तेल के माध्यम अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो दोस्तों पहले रसिया से भारत ज्यादा खरीदता था, आजकल झुकाव अमेरिका की तरफ है, ये भी याद रख लेंगे आप। यहाँ पे देखिए एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। राइट आंसर है दोस्तों CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है, आपसे प्रश्न बनता है।
नाबार्ड के बारे में आप जान चुके हैं। भारतीय खाद्य निगम के बारे में आप बताएंगे किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो दोस्तों ये क्या दर्शाता है, आय की असमानता को, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाता है लॉरेंज कर्व। आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसका अर्थ क्या है। दोस्तों इसका अर्थ है, बताइए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। IRDAI किस क्षेत्र का रेगुलेटर या नियामक निकाय है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, दुग्ध उत्पादन और वर्गीज कुरियन से संबंधित है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 5वीं। और किसने दिया था आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है आपसे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है दूरी का, ठीक है। और इससे हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी को मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितनी किलोमीटर को कहते हैं दोस्तों। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, मायोपिया को यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जो भारी जल है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया गया है। तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है D2O। और ये अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर में बात करें तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, ठीक है। H2O2 क्या है दोस्तों, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपने देख लिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है। तो दोस्तों यकृत है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। रक्त का थक्का बनना यानी ब्लड क्लॉटिंग कौन से विटामिन की सहायता से ये पॉसिबल हो पाता है। दोस्तों विटामिन के अगर आपके अंदर नहीं है तो कटेगा तो खून बहता रहेगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है, इसको रेटिनल विटामिन कहते हैं। उसके बाद विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से स्कर्विक नामक रोग होता है, इसको हम स्कर्विक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन ई को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये है, अगर इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, अगर इसकी कमी हो तो लोग बांझ या फिर नपुंसक हो जाते हैं, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला शीशा ब्लैक लेड क्या है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। जो पॉलीग्राफ है इस उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों पॉलीग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये झूठ का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों सीएनजी का मुख्य घटक कमेंट कीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट है, मेथेन, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, 78%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अगर आपने ध्यान से सुना हो क्वेश्चंस को तो इसका राइट आंसर आप तुरंत कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन ए, विटामिन बी, इस सब के बारे में आप जान चुके हैं। भूकंप यानी अर्थक्वेक की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। दोस्तों सिस्मोग्राफ। और इसका जो परिमाण है उसको मापने के लिए रिक्टर स्केल यूज होता है। और इसके द्वारा हुए क्षति का गणना करने के लिए मर्केली स्केल होता है। इसकी स्टडी के लिए सिस्मोलॉजी प्रयोग किया जाता है। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। भूकंप जब आता है तो जहां से स्टार्ट होता है धरती के भीतर, उस पॉइंट को हम दोस्तों फोकस कहते हैं। और धरती पे इसका प्रभाव जिस बिंदु पे सबसे पहले होता है उसको हम ईपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। देखिए कि क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी मिल गई।
सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, 18 कैरेट सोने की शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों बताइए 18 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोना है उसका प्रतिशत कितना होगा? 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 75%। ठीक है, और 24 कैरेट दोस्तों शुद्ध सोना होता है। कोशिका का पावर हाउस किस सेल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और कोशिका मतलब इसको हम सेल इन द सेल भी कहते हैं, कोशिका के भीतर सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए मटेरियल भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आत्मघाती थैली लाइसोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देता है। गाल्जी का है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, मतलब कोई खनिज है, कोई पोषक तत्व है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इसको हम पुलिस कहते हैं। ड्राई आइस किसे कहा जाता है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो दोस्तों किसके द्वारा? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुरादाबाद को। आपसे प्रश्न बनता है दोस्तों चूड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो दोस्तों फिरोजाबाद को। ठीक है, उसके बाद ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी फिरोजाबाद को ही कहा जाता है, बात वही है। अलीगढ़ को दोस्तों उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ताला केंद्र कह लीजिए या फिर ताले के लिए जाना जाता है अलीगढ़। खुर्जा किस में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिरेमिक सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इसको हम कहते हैं, यानी कि यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत अधिक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? बताइए, मैंने कई बार बताया है, अब मैं चाहता हूँ आप आंसर कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आगरा में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी पलाश टेसू। इसको हम जंगल की आग भी कहते हैं, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो दोस्तों आपको इसमें मछली देखने को मिलेगा, और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 2 मछली, तीर धनुष और गंगा यमुना का संगम देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना है, ठीक है, किस वर्ष शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1954 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं? बताइए, ये भी बहुत कई बार पूछा हूं आप लोगों से। ललितपुर। ललितपुर के बारे में क्या प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो ललितपुर है। आपसे यहाँ पे यूरेनियम के साथ साथ तांबे के भी सीमित भंडार मिले हैं, ये भी पूछा जाता है। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बताइए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और रिवीजन के लिए इंक्लूड किया गया है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बेतवा नदी पर। ठीक है, जो सैफई महोत्सव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, इटावा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय, देखिए ये तो हर एक टेस्ट में आपको मिलेगा। आप प्रयागराज आंख बंद करके ट्रिक करेंगे, लेकिन अगर प्रशासनिक पूछेगा तो लखनऊ। ठीक है, तो प्रयागराज है, यहाँ पे जुडिशियल क्या है? मुख्यालय। और अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रशासनिक पूछेगा मुख्यालय कहाँ पे? तो लखनऊ में। ये कई बार क्लियर कर चुका हूँ, 1831 में स्थापित हुआ था। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बालिकाओं को वित्तीय सहायता देना, जिससे क्या हो वो अपने शिक्षण में आगे बढ़े। 25,000 का अब प्रावधान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए थारू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है। अब जो अपडेटेड आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का,
तो आपका हो जाता है गोंड, ठीक है, तो गोंड याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में देखेंगे तो थारू है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे बनेगा, आप याद रखिएगा। भारत का पूछेगा सबसे बड़ा जनजाति कौन है, तो दोस्तों वो हो जाता है आपका भील। कौन सा जनजाति दोस्तों, भील, ये भारत का है भील, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की बात करूं तो इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है रूस, पूर्व सोवियत संघ के, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलहकुल उत्सव है कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, ये आगरा में मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इन्हीं के नाम पे सोनभद्र में अगर आप देखेंगे तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व मानवाधिकार दिवस आपसे पूछा गया, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, याद रखिएगा, ठीक है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, पुस्तक जो इंडिका है इसके लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसके लेखक मेगास्थनीज थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहां पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कमेंट करके तुरंत बताएं। ऑप्शन सी जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, पहले ये GATT के नाम से जाना जाता था। जापान की मुद्रा क्या है, बताइए। जापान की मुद्रा आपसे पूछी गई है और मैंने बताया है एन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, बार्क जिसको हम कहते हैं। तो दोस्तों ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। और ये भी प्रश्न मैं बता चुका हूं और आपसे फिर से रिविजन के रूप में पूछा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी की क्या है, आत्मकथा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी फिलीपींस, ठीक है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है, फिलीपींस देश देता है, याद रखेंगे। किस क्षेत्र में दिया जाता है, कमेंट करके बताइए। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों आपको लियोन फ्रांस में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 का कोड नाम क्या था। तो दोस्तों एक बार स्माइल कीजिए इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, वियतनाम की राजधानी क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हनोई, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि जो 29 अगस्त को मनाया जाता है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है पेरिस में, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, याद रखेंगे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा न्यूज में बना रहता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मनीला में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास जो देवदास है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम तो आपने याद रख लिया। अब हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे, 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस विशिष्ट क्षेत्र के स्टार्टअप्स के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी भारतीय AI स्टार्टअप्स के साथ, ठीक है। और ये बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियमों के उल्लंघन के कारण कितनी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन कंपनीज के पंजीकरण को रद्द कर दिया है? तो बताइए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो कितनों को रद्द किया है? तो दोस्तों 35, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, पंखुड़ी। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो शुरू किया गया नया डिजिटल पोर्टल है वो है पंखुड़ी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में मूल्य आधारित संस्कारशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है में डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीएस ग्रीसा। ठीक है, पीएस ग्रीसा इनका नाम है, याद रखिएगा। हाल ही में माधव गाडगिल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? तो दोस्तों माधव गाडगिल, अगर आपने मॉडल भी सुना हो तो वेस्टर्न घाट के प्रोजेक्ट की बात है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ये विशेषज्ञ थे। और गाडगिल मॉडल भी आपको पता होगा, वेस्टर्न घाट की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया था। खेल शासन सम्मेलन स्पोर्ट गवर्नेंस जो कॉन्क्लेव है जिसमें 10 वर्षीय पदक रणनीति पर चर्चा हुई है, किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, तो अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद है महिला जो प्रीमियर लीग 2026 है के चौथे संस्करण की मेजबानी किन दो शहरों को सौंपी गई है? तो दोस्तों ये सौंपी गई है नवी मुंबई और वडोदरा को। ठीक है, अगला प्रश्न, 12वीं एशियाई इंडोर ठीक है 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाली टीम लीडर कौन है? तो दोस्तों ये इंडोर की बात हो रही है, यानी कि बंद कमरे में जो खेले जाने वाले गेम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। कौन है? तजिंदर पाल सिंह तूर जी। ठीक है, और आज का जो लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है, जो टैक्स रैम्स है इस योजना के तहत 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो दोस्तों टैक्स रैम्स इस योजना के तहत 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला मंत्रालय आपका कौन सा है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा मंत्रालय, याद रखेंगे। और हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आपके सामने 100 क्वेश्चन वन लिनियर जीके फॉर्मेट में जल्दी जल्दी से आएंगे, आप एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और अगर जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो अपना नाम, अपना स्कोर, पूछे गए प्रश्न और पीडीएफ लिखेंगे, स्पेशली उनको ही पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब रिवीजन शुरू करते हैं। चलिए अब आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, इनको रिवाइज कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा, पांचवा, छठा। चलिए मैं नहीं बोलता हूं, ठीक है, आप ऐसे ही रिवाइज कीजिए।
चलिए, इस तरह से आज का क्लास संपन्न हुआ और इसी प्रकार के धमाकेदार टेस्ट सीरीज के लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आप मुझे मोटिवेशन का एक सोर्स दें और कमेंट में अपना नाम स्कोर प्लीज जरूर लिखें और अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।